हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज़ दया पंवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस डीपी गाइड के माध्यम से आप लोगों तक कुछ ना कुछ कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। एंड इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर एंड जवाहर नवोदय विद्यालय या राजीव गांधी या एकलव्य से रिलेटेड जो उसका क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगवाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। और पैरेलल में हमारी एक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज भी चल रही है। और रिसेंटली मैंने 2020 का एक प्रैक्टिस सेट लगवाया है जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का, और एक सैनिक स्कूल का हमने प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश की थी। और हाल ही में जो हमारा ये आज का जो वीडियो है वो भी उसी से रिलेटेड है। और जो हमने इससे पहले दो तीन वीडियो में ऑलरेडी इस प्रैक्टिस सेट की लगवा चुका हूँ, दैट इज 2019 का जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट को हम अभी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हम कर चुके हैं, एंड जिसमें 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। एंड उसके बाद पार्ट 2 में मैंने मैथमेटिक्स का सेक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, और आउट ऑफ 20 10 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। और आज का जो ये वीडियो है वो उसी को कंटिन्यू करेगा, मैथमेटिक्स का सेक्शन, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का 2019 का जो प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं उसमें से मैथमेटिक्स के सेक्शन में से 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के, उसको हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए, क्योंकि जल्दी ही आपका राजीव गांधी का जो क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन होता है वो लगभग 20 तारीख को, अभी उसकी डेट है 20 फरवरी को, वो अभी इसी महीने होना है। और जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी मार्च के लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक में, अप्रैल में फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और एकलव्य का भी अभी फॉर्म निकले हुए हैं। एकलव्य का थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट एक आध महीने में वो भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। ये 10 क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे जवाहर नवोदय विद्यालय का जो 2019 का जो पेपर था, उसके जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था। आज हम पढ़ेंगे 51 से लेकर के ये 60 तक, ये 51 यहाँ से लेकर के 60 तक जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस थे उसको हम आज कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में 20 नंबर का मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है। तो 10 हम पढ़ चुके हैं, 10 हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप होप कि पेपर और पेन साथ में रखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं ऑलरेडी कहता हूँ, आपको ऑलरेडी कह भी चुका हूँ और बार बार यही कहता हूँ कि क्योंकि उसमें कोई फॉर्मूला आएगा या कोई कैलकुलेशन की चीज़ है, इसलिए आपको नोटबुक भी साथ में रखनी है बच्चों, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 51 क्वेश्चन, ये 50 तक हम कल कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 51। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 150% इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि 150% को अगर हम चेंज करें तो वो लगभग कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों, कुछ नहीं करना है आप में, इसमें बहुत सिंपल है कि जब भी हम परसेंटेज को, कोई नंबर के पीछे परसेंटेज दिया हो वो परसेंटेज हटाते हैं और नॉर्मल नंबर में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली डिवाइड बाय 100, दैट नंबर यू हैव टू डिवाइड बाय 100। तो आपको 150 को 100 से भाग देना है और कुछ नहीं करना। तो ये 150% इक्वल टू क्या होगा, 150 डिवाइड बाई 100। तो 0 से 0 कट जाएगी, कितना बचेगा फिर 15/10, नीचे एक 0 कटी और ऊपर एक राइट टू लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के लगा देंगे, तो यानी कि 1.5 इसका आंसर आएगा। सो आंसर विल बी ए। आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। See, a fruit seller buys lemons at 2 for a rupee and sells them at 5 for 3 rupees. What is the profit percentage? What is his profit percentage? वो कह रहा है कि जो एक फल विक्रेता है उसने क्या किया, कुछ नींबू खरीदे, लेमन्स, ठीक है। तो उसको कैसे खरीदा उसने जब खरीदे थे उसको, तो 2 for a rupee, यानी कि 2 लेमन 1 रुपए में खरीदे थे, ठीक है। यानी कि 2 नींबू की कीमत 1 रुपए थी, और जब उसने बेचा, ही सेल्स देम एट 5 for 3 rupees, और जब उसने उसको बेचा तो 5 नींबू को 3 रुपए में बेचा, ठीक है। जब खरीदा तब 2 नींबू 1 रुपए का था, और जब उसने बेचा तो 5 नींबू कितने के, 3 रुपए के। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब ये पूछ रहे हैं कि
उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब उसको कितना लाभ हुआ, कितना फायदा हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। सोचो तब तक कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पेन पेंसिल साथ में रखना, पेपर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है ना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम आपको हमें क्या करना है, इसमें से हम हमेशा जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें या प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका रेट पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसके कॉस्ट प्राइस कितने में हमने खरीदा और उसका सेलिंग प्राइस और कितने में हमने बेचा, मतलब खरीदने का रेट क्या था और बेचने का रेट क्या था, उसी से समझ में आएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको प्रॉफिट कितना हुआ है वो पूछा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब किसी भी चीज का रेट कैसे डिसाइड होता है, कैसे बोलते हैं हम। उसने तो कहा कि 2 नींबू उसने 1 रुपए में खरीदे, तो रेट कैसे डिफाइंड होता है। रेट होता है जो हम कोई भी चीज वस्तु जो खरीद रहे हैं, वट एवर वी आर परचेजिंग, जो भी हमने परचेज किया उसकी एक क्वांटिटी का रेट हम जितना होता है, जो प्राइस होता है उसको रेट बोलते हैं। यानी कि उसने तो 2 नींबू 1 रुपए में खरीदे, लेकिन एक हमें निकालना है पहले कि एक नींबू कितने में पड़ा होगा उसको, यानी कि एक लेमन कितने का पड़ा, वो उसका रेट होगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम बेचेंगे तब भी यही देखेंगे कि एक नींबू को उसने कितने रुपए में बेचा, वो रेट होता है। उससे हमें पता लगेगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो उसने क्या कहा कि सेलर बाइज 2 लेमन इन 1 रुपी, ठीक है। 2 नींबू, जब हमें पता था, ये तो दिया हुआ था कि 2 नींबू 1 रुपए में उसने खरीदा, तो यहीं से हम क्या निकालेंगे कि एक नींबू कितने में पड़ता है। जब 2 नींबू उसको 1 रुपए में पड़ा, तो एक नींबू कितने में पड़ेगा, उसका आधे में। या ज्यादा के लिए, ये ज्यादा था ना, 2 नींबू का रेट था 1 रुपए, एक नींबू का रेट कम होगा, कम के लिए होता है भाग यानी कि डिवाइड। तो इक्वल टू के सामने 1 एज इट इज, और ये जो 2 था कम कम, चूंकि 1 नींबू का जो रेट होगा वो कम होगा, तो कम के लिए भाग, ये डिवाइड में चले जाएगा, तो 1/2। इसको बोलते हैं हम कि जितने में खरीदा उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, या शॉर्ट में CP। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यानी कि एक नींबू का जो होता है 1/2, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हम बेचने पे आते हैं कि उसने जब बेचा वो कितने का रेट का पड़ा, तो बेचा उसने क्या, 5 नींबू को बेचा उसने 3 रुपए में, ठीक है। 5 लेमन इक्वल टू कितने में बेचा, 3 रुपीज में। अब यहां भी हम वही निकालेंगे कि एक नींबू का रेट क्या होगा, तो यानी कि उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, बेचने का जो कॉस्ट है उसको SP बोलते हैं, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इक्वल टू क्या होगा, सेम जैसे मैंने ऊपर कहा था, 5 नींबू की कीमत थी 3 रुपए, एक नींबू की कीमत कितनी होगी, ज्यादा होगी क्या, कम होगी, कम होगी ना, कम के लिए भाग, कम के लिए भाग होता है, ऐसे लिखते हैं इसको। 5 नींबू की रेट है, यानी कि 5 नींबू का रेट है 3 रुपए, एक नींबू का रेट होगा इक्वल टू, साइड जो इक्वल टू के इधर था वो एज इट इज लिखा, और अगर कम होता है तो इधर वाली चीज नीचे चली जाती है, अगर ज्यादा होता है तो गुणा में चली जाती है, लेकिन ये कम है क्योंकि 5 नींबू का रेट 3 रुपए है, एक नींबू का रेट कम होगा, तो कम के लिए भाग, तो ये 5 का चले जाएगा डिवाइड में, डिवीजन में, ठीक है। सो 3/5, ये मान लिया हमने इक्वेशन 2। इट मीन्स व्हाट, हमारे पास CP आ गया, कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ये पता लग गया, और SP सेलिंग प्राइस ये पता लग गया, ठीक है। ये दोनों अब हमें मालूम चल गए हैं। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। मैंने जब पहला प्रैक्टिस सेट आपसे लगवाया था, उसी समय मैंने जो नोटबुक आपसे बनवाई है उसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरीके का। तो वो फॉर्मूले को निकालो, अगर चलो पीछे पलटने की जरूरत नहीं है, अभी दोबारा से लिख लो। वो ये है कि नॉर्मली जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है कि जितने में हमने बेचा उसमें से अगर हम जितने में हमने खरीदा उसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं तो कैसे निकलता है, इट इज SP माइनस CP अपॉन CP। ये फॉर्मूला लिख लो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय CP। ऐसे जब परसेंटेज लॉस निकालें तो क्या होगा, वहां बस कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस CP माइनस SP हो जाएगा ऊपर, और डिवाइड बाई ऐसे ही रहेगा एज इट इज CP, ठीक है। हम मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो दोनों में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें परसेंटेज प्रॉफिट का निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे कि जब भी कभी हमें प्रॉफिट निकालना हो, परसेंटेज प्रॉफिट का परसेंटेज, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। रखो, वैल्यू रखो इक्वल टू, SP क्या था 3/5 माइनस CP क्या है 1/2, वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना, CP इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लिया, 5 2 जा 10, तो कितना होगा 2 3 6, यानी कि 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 5 एकम 5, क्योंकि डिवाइड बाई 100 वो 10 हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों का एलसीएम 10 लिया, एलसीएम लेना आपको पता ही है,
सिखा चुका हूँ पहले भी। डिवाइड बाई 1/2 ऑलरेडी है नीचे। 6 में से 1 गया और 6 में से 5 गया 1, तो क्या 1/10 बटे 1/2 गुणा 100। तो 1/10 1/10 डिवाइड बाई 1/2। जब भी दो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब दो फ्रैक्शन आए और डिवीजन में आए कि a/2 अपॉन c/d, a/b अपॉन c/d, ऐसी कोई फॉर्म हो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली एज इट इज रखेंगे भिन्न और नीचे वाली गुणा के साथ पलट देंगे। तो यानी कि यहाँ क्या था 1/10, तो 1/10 तो पहले एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। गुणा करके 1/2 था, ये पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो ऊपर 2, तो ऊपर 2 रहा, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई ये 1 नीचे 1, 10 1 जा 10, तो 2/10। इस कंप्लीट का जो ये जो दो फ्रैक्शन है डिवीजन में, इसकी वैल्यू आई 2/10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये था ही। तो 10 से 100 10 टाइम्स, 10 10 गुणा 10 कितना होगा, 10 दाम 100 हो गया, 10 10 जा 100, तो कितना हुआ 10 दूनी 20। आंसर विल बी 20%, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 20%। क्लियर? नाउ इसका आंसर लगा दो 20%, यानी कि आंसर आपका डी रहा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following number is divisible by 3, 4, 5, 6? ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए हुए नंबर है, ये दिया है, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो 3, 4, 5 और 6 इन चारों से डिविजिबल है, मतलब सबसे डिवाइड इजीली हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन हमने बिल्कुल कल ही पढ़ा है। क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो इनका कल पढ़ा, अगर आपको ध्यान होगा, कल ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी से रिलेटेड, जिसमें क्या कहा था कि नेचुरल नंबर 3 और 5 से ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जो 100 के बीच डिविजिबल है। अगर आपको देखना है तो हम पीछे पलट के देख सकते हैं। ये हम कल ही हमने इसको सॉल्व किया था क्वेश्चन एक, जिसमें 6 आंसर आया था, शायद ऐसा ही कुछ था। कहाँ चलेगी, आपको याद आ जाएगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये था ना, द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ये कल ही बताया मैंने। तो जिन बच्चों ने कल वाला जो प्रीवियस ये शुरू के जो 10 क्वेश्चन लगाए होंगे, तो उनको समझ में आ गया होगा। यानी कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, जो एलसीएम भी वही होता है जो चारों से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। या अगर ऐसे ना समझ में आ जाए तो डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। देखो 36 को देखेंगे तो 3 से डिविजिबल है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 4 से देखो 4 36 हो गया, 5 से ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं है। 60 देखो, 3 से 3 दूनी 6 0, ये हो गया 20 टाइम्स। और 4 से 4 एकम 4, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, 25, या ये हो गया आपका नहीं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 15 चौको 60, 15 बार डिवाइड हो गया। 5 से देखा, 5 एकम 5, 5 तो पीछे 0 है तो डिवाइड हो ही जाएगा, या कर लो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 पंजे 60 हो गया। 6 से 6 60, ये 60, यानी कि ये सारे इससे 60 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आंसर इज 60। ऐसे नहीं समझ में आता तो इसका एलसीएम निकाल लो, इट इज वेरी इजी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 500 अंडे हैं। 3/25 गॉट ब्रोकन, इसमें से क्या हो गया, 3/25 टूट गए, ठीक है, टूटे हुए हैं, यानी कि फूटे हुए अंडे, कॉमा 4/5 ऑफ द रिमेनिंग, और जो उसके बाद जो बचे, देखो टोटल 500 है, उसमें से 3/25, इसका 3/25 भाग जो अंडे हैं वो टूटे हुए हैं। उसके अलावा जो बचे हैं उसमें से भी क्या किया उसने, 4/5 उसका बेच दिया, सोल्ड, ठीक है। अब बताओ द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट, अब बताओ बॉक्स में कितने अंडे बचे, ठीक है। फिर से सोचो, क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में क्या बताया उसने कि उसके पास टोटल 500 एग हैं, ठीक है। टोटल उसके पास कितने अंडे हैं, 500। उन 500 में से 3/25 भाग, उन 500 का 3/25 जो भाग है अंडों का, वो जो अंडे 3/25, 500 का 3/25 निकालेंगे, वो जो अंडे होंगे उतने टूटे हुए हैं। सबसे पहले तो वो निकालेंगे, तो पहले ये दिखा लो कि कितने अंडे टूटे हुए हैं। तो 500 का 3/25 कैसे निकाला, 3 ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 3/25 ऑफ 500, या 500 का 3/25। जब का निकालते तो कैसे निकालते हैं, ए का बी परसेंट कैसे निकालते हैं, ए गुणा बी, सिंपल गुणा का सीन लग जाता है बीच में, मल्टीप्लाई हो जाता है। ए का बी परसेंट निकालना है तो ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, तो क्या आएगा 500 इंटू 3/25 डिवाइड बाई 100,
तो सॉल्व करो। तो क्या है, सिंपल क्या कहा उसने, अच्छा परसेंटेज नहीं बोला उसने, सॉरी परसेंटेज नहीं बोला, तो वैसे तो हम परसेंटेज, ऐसे हम परसेंटेज निकालें, सिंपली 3/25 भाग बोला उसने, इसका 3/25, सिंपली इसका 3/25 भाग बोला है में क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हमने गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दिस इज योर क्वेश्चन, क्या कह रहे हो, देर आर 500 eggs in a box and 3/25 दिया है, 3/25 यानी कि 3/25 गॉट ब्रोकन, परसेंटेज नहीं बोला है, 3/25 बोला है केवल, 500 का 3/25 निकालना है, तो सिंपल मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये परसेंट बोलता तो डिवाइड बाई, या तो अगर परसेंट बोलता ए का बी परसेंट, तो ए का बी परसेंट, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100, तब 100 पिक्चर में आता, ठीक है। या ए का कुछ भी बोला, ए का इतना परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई ए समथिंग डिवाइड बाई, यानी ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, तो ऐसे निकालते। या ए बी का कितना परसेंट है तो ए अपॉन बी इंटू 100, तो ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ सिंपल पूछा है कि जितने अंडे दिए हैं उसका 3/25 भाग टूटा हुआ है, टूटे हुए अंडे, तो उनका 3/25 भाग निकालेंगे हम सिंपली, ठीक है। तो निकालो 3/25 किसका, 500 का, तो 25 ये लिखा है, 25 25 दिन 50 जीरो, और 20 से 3 को मल्टीप्लाई किया 60, यानी कि 60 अंडे, 500 में से 60 अंडे फूटे हुए हैं। अब उसने क्या कहा, उसके बाद अब जो फूटे हुए अंडे हैं उसको हटा दिया जाए, जो बचेंगे तो हटाए कितने, 500 में से 60 हटा दिए तो कितने बचे, 440, और इन 440 का 4/5, अब क्या बोला कि जो बचे हुए अंडे थे, रिमेनिंग एग्स जो थे, उसका 4/5 उसने बेच दिया, ठीक है। तो निकालो 440 का 4/5, सेम जैसे अभी क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 440 का मल्टीप्लाई कर दिया बीच में 4/5 से, अब डिवाइड करो इसको, रफ नोटबुक में लिखो कितने बार जाएगा, इससे ये पार्ट 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, यानी कि 88 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 352। अब क्या हुआ, इतने अंडे तो 440, तो ये 60 अंडे तो फूटे हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो बचे 440 फूटे अंडे हटा दे, अगर उस 440 का 4/5 भाग उसने बेच दिया, तो कितने बेचे, 352, ठीक है। अब उसने पूछा है कि अब बताओ कि टोटल कितने अंडे बचे हुए हैं, तो देखो 500 टोटल थे, माइनस कितने घटाने हैं, जितने फूट गए और जितने उसने बेच दिए, ठीक है। तो इसमें से 412 घटा दिए, क्योंकि इतने फूटे हुए थे, इतने उसने बेच दिए, यानी कि 412 टोटल घट गए, तो टोटल कितने बचे, 88, आंसर विल बी 88। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर इज 88, क्लियर। एक्स वाला जो क्वेश्चन 54 का, दिस वन आंसर विल बी बी, ठीक है। एग वाला क्वेश्चन यही था ना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 55, पढ़ो, स्क्रीन पे दिया है, 5 minutes past 3, 5 minutes past 3 in the afternoon is written as, कुछ नहीं है, इसने क्या बोला है कि 3:05 की बात हो रही है, आफ्टरनून की बात हो रही है ना, ठीक है, यानी कि 12 बजे के बाद की बात हो रही है। 12 बजे से पहले अगर टाइम होता है तो उसको AM लिखते हैं, ठीक है। और अगर दिन के 12 बजे के बाद की बात कर रहे हैं हम, 12 बजे से लेकर के 12 बजे के बाद की बात कर रहे हैं, तो उसको आफ्टरनून में, यानी कि उसको PM बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। तो यहाँ आफ्टरनून की बात हो रही है, यानी कि 12 बजे की बात हो रही है, इसका मतलब PM लगेगा, AM तो लगेगा ही नहीं। एक बार नोट करके लिख लो अपनी मैथमेटिक्स की बुक में, नोट करके फॉर्मूला की जैसा, कि 12 बजे से पहले का टाइम अगर दिया हो तो उसके टाइम के पीछे AM लिखेंगे, जैसे सुबह के 9 बजे हैं तो 9 AM लिखेंगे, सुबह के 11 बजे तो 11 AM, 11:30, 11:30 AM, ठीक है। 12 बजे के बाद की बात हो रही है, 12:30 है, तो क्या बोलेंगे, 12:30 को क्या लिखेंगे, 12:30 PM, 3 बजे को 3 PM, अगर शाम के हैं, ठीक है। तो आफ्टरनून की बात हो रही है तो PM आएगा। अब इसने कहा कि 5 minutes past 3, यानी कि 3 बजे से पास्ट की बात हो रही है, 3 के बाद 5 मिनट और, यानी कि 3:05, तो 3:05 कौन सा है, और PM, तो 3:05 ये है PM, दिस इज द आंसर। 55 का आंसर आपका D, ठीक है। ये घड़ी वाला क्वेश्चन है, सिंपल है बेटा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है, गलत नहीं करना। AM और PM में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि 5th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यानी कि एक तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है, एक स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर
किसका 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, जो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। ये मैं सबसे पहले दिन आपको जो सबसे पहला पेपर करवाया था नवोदय विद्यालय का, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि किसी भी कितने भी डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 99999, उतने जितने नंबर जितने डिजिट उसने बोला। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, शुरू में 1 लगता है, उसके बाद 0 लगा देते हैं, जितने पूरे डिजिट बनाते हैं वो सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है। लेकिन वो तो बोला है सबसे बड़ा और सबसे छोटे की बात है, यहाँ उसने कहा है कि कुछ डिजिट दी हुई है 0, 3, 6, 7, 9, केवल यही डिजिट आपको यूज करनी है और एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है, और इन्हीं डिजिट को यूज करके 5 नंबर जो दिए हुए हैं, इसी डिजिट का इन्हीं 5 नंबर के आपसे बनाना है कि सबसे छोटे नंबर कौन सा बनेगा, और फिर सबसे बड़े में से सबसे छोटा नंबर को माइनस कर देना है और आंसर आपका क्या आता है। तो देखो सिंपल है, अगर नंबर्स दिए हुए हैं और डिजिट बनाना है, सो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, सबसे बड़े नंबर डिजिट को सबसे पहले रखेंगे तो 9, फिर उसके बाद उससे छोटा 7, 6, 3, 0, ऐसे लिखो अपनी नोटबुक में, 9 उसके बाद 7 लिखो, उसके बाद 6 लिखो, उसके बाद 3 लिखो, उसके बाद 0 लिखो। ये जो नंबर बना, यानी कि क्या नंबर बनाए, 97,630, ये जो नंबर है दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। इन 5 डिजिट से बना हुआ नंबर सबसे बड़ा नंबर है। अब सबसे छोटा नंबर बनाना है यही 5 डिजिट का ही। अब देखो सबसे बड़ा बनता है जब हम बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, और सबसे छोटा नंबर होता है जब हम सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखें, सबसे छोटा क्या है 0, 0, 3, 6, 7, 9, तो ये क्या बना, ढाई सेकंड। देखो अगर आप ऐसे लिखोगे 0, 3, 6, 7, 9, तो ये क्या बना, देखो तो ये बनेगा 3679, 3679, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है शुरू में, ठीक है। तो ये तो अपने आप में 4 ही डिजिट बच गए, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 0 शुरू में लग गया, शुरू में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये तो हट जाएगा, लेकिन उसने तो कहा कि 5 डिजिट का बनाना है हमें, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी दिया है, थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन को ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, तो जिसको समझ में आ गया वो बना लेगा। इसलिए जब तो हम बड़े नंबर की बात थी वो तो मैंने बता दिया, वो तो सिंपल था कि बड़े डिजिट से शुरुआत करेंगे, लेकिन जब छोटे डिजिट से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है, छोटे डिजिट में जीरो आया है, ठीक है। तो 0 से शुरुआत कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 0 लिखेंगे पहले तो वो 0 की वैल्यू नहीं ना होके ये हट जाएगा, तो ये हमारे पास 4 ही डिजिट बनेंगे। तो हम इसको 5 डिजिट बनाने के लिए इस 0 को पहले पे ना रख के सेकंड पे रखेंगे, तो क्या नंबर बनेगा 3, 0, उसके बाद तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 6, 7, 9, ये हमारा सबसे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। अब बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को घटा देंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 ये था, ग्रेटेस्ट नंबर ये दिया, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, सबसे बड़े से शुरुआत किया, बड़े से छोटे की तरफ 9, 7, 6, 3, 0, स्मॉलेस्ट डिजिट 0 से शुरुआत नहीं किया, 3 से किया 3, 0, फिर बड़े बड़े की तरफ बढ़ते गए 6, 7, 9। अब इसमें से इसको घटा दो, रफ नोटबुक में करो, आंसर विल बी 66951, ठीक है। क्लियर, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, फिफ्टी सिक्स का तो आपका आंसर आ गया सी, इसको लगा लो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 57। अभी क्या रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 एंड हेंस अ लॉस इज इनकर्ड, ठीक है, इनकर्ड। इसने कहा है कि एक आर्टिकल को, हम एक चीज को, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचा, ठीक है। 500 रुपए में बेचने पर उसको क्या होता है, कुछ लॉस होता है, ये दिया हुआ इसने, ठीक है। उसको लॉस नजर आया कि मुझे लॉस हो गया जब उसने उसको बेचा। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700 रुपीज, अगर वो उसको 500 की जगह 700 रुपए का बेचता ना, अब ये कह रहा है कि उसने तो 500 रुपए का बेचा था तो उसको लॉस हो गया, लेकिन अगर उसको 700 रुपए का बेचता, ये यहाँ कंडीशन दी हुई है, तो ही वुड हैव गेन 3 टाइम्स दी फॉर्मल लॉस, तो वो 3 गुना उसको क्या फायदा होता, गेन किया होता उसने, जितना उसको पहले लॉस हुआ था उसका 3 गुना, जितना लॉस उसको हुआ उसी लॉस का 3 गुना लॉस ना होकर के फायदा होता, ठीक है। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो उसने सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। अभी हमने सीपी और एसपी के ऊपर ऊपर भी हमने किया था सीपी और एसपी वाला, उसके फॉर्मूले कुछ ना कुछ यहाँ आएगा, उसको ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या समझ में आ गया कि एक वस्तु को उसने पहले 500 रुपए में बेची, मान लो आपके पास कोई भी चीज है, उसको आपने 500 रुपए में बेची, अगर आप 500 रुपए में बेचते तो उसको लॉस हो रहा था, लेकिन अगर उसी को 700 रुपए में बेचता तो जितना रुपए का लॉस हो रहा था उसका 3 गुना अब उसको फायदा हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। होप हिंदी मीडियम वालों को भी साथ साथ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत
ही इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर इट वाज क्वेश्चन नंबर 57। अब एक चीज हम देखेंगे, उसने जो उसके पास जो आर्टिकल था, यानी कि जो वस्तु थी, जो चीज थी, उसको उसने बेचा है दोनों टाइम। पहले भी बेचता है 500 रुपए में, दोबारा भी बेचने की बात हो रही है, तो यानी कि एसपी की बात हो रही है, केवल सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो पहले हम SP1 निकालेंगे। SP1 जब 500 था तो सपोज उसको लॉस हुआ एल का। सबसे पहले हमने ये मान लिया कि जब उसने उसको बेचा SP1 500 रुपए में, तो उसको लॉस हुआ एल का। अब दोबारा उसको अगर उसने उसको उसी को 700 रुपए में बेचा होता है SP2, तो उसको लॉस तो क्या होता है, लॉस होगा नहीं, तब प्रॉफिट होता। कितने का प्रॉफिट बोला उसने, 3 गुना जितना लॉस एल था, लॉस उसका 3 गुना कितना हुआ, 3L। तो यानी कि अब उसको जो प्रॉफिट होगा वो 3L का होगा, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई बच्चों आपको, ये दिया हुआ है। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, SP1 निकालेंगे पहले, फिर SP2 निकालेंगे। SP1 इक्वल टू हमने ऊपर भी लगाया था, मैंने पहले उसमें भी बताया था कि जब SP1 या SP सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है, ये दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पहले दिन में मैंने आपको बताया था, अगर नहीं मालूम है तो लिख लो। इट विल बी 100 माइनस एल लॉस, यानी कि 100 माइनस लॉस अपॉन 100 ऊपर गुणा CP से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 माइनस एल अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई CP, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस। और यही अगर प्रॉफिट होता तो ऊपर प्लस हो जाता, बाकी एज इट इज रहता। नाउ SP2 इक्वल टू, अब प्रॉफिट की बात है दूसरे में, तो यहां मैंने अभी कहा ना प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, बाकी सेम है। तो 100 प्लस प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 3L का, क्योंकि यहां बताया उसने प्रॉफिट 3L है। ऊपर हमने L लिखा था क्योंकि लॉस की बात हो रही थी। तो जब लॉस का फॉर्मूला होगा तो SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू CP होगा। लॉस की वैल्यू रख दी L नीचे सेकंड में SP2। यहाँ प्रॉफिट की बात चल रही है दूसरे में, तो प्रॉफिट का केस है, तो SP इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो प्रॉफिट कितना है 3L, वैल्यू पुट की हमने और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय CP सेम। SP की वैल्यू थी पहले 500, दूसरे में 700। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पर तो क्या है, लेफ्ट साइड में आई 500 अपॉन 700 इक्वल टू, राइट साइड में CP से CP कट गया, 100 से 100 कट गया, तो क्या बचा 100 माइनस एल अपॉन 100 प्लस 3L, 100 माइनस एल अपॉन 100 प्लस 3L, दैट्स इट। कम टू द नेक्स्ट लाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे जीरो से डबल जीरो कट गई, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 5/7 बचा। या तो ऐसे कर लो, या इसने यहाँ पे नहीं काटा तो इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। आप चाहो तो यहाँ कट कर सकते हो, तो ये क्या बच गया 5/7 बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल की वैल्यू निकाल लो। या यहाँ देखो कैसे किया उसने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हाँ इसने भी नहीं, इसने भी कट कर दिया यहाँ पे, तो 5/7 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 का, तो 5 का 100 में मल्टीप्लाई किया तो 500 प्लस 5 का 3 में 5 दिया 15L इक्वल टू, अब इधर जीरो तो कट गई थी, 7 का मल्टीप्लाई, 7 का 100 में किया तो 700 माइनस 7 का L में 7L। अब क्या किया इसने, इधर 15L था, L को एक तरफ ले गया, इधर राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले आया, इधर माइनस का था, इधर प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 7 कितना हो गया 22L इक्वल टू 200 ऑलरेडी था, 200 इधर था ही, तो इसने क्या किया 200 नहीं, हाँ इधर 700 था ही, 500 इधर ले गए, 7 माइनस इधर प्लस का था 5, इधर आ जाएगा माइनस का, तो 700 माइनस 500 कितना बच गया 200। डिवाइड अब यहाँ L से 22L इक्वल टू 200, तो क्या L की वैल्यू निकालेंगे, L इक्वल टू 200, 22 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर डिवीजन में चले जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड किया, क्या आंसर आया 9.09। ये आप रफ में कर सकते हो, रफ में आप डिवाइड करके देख सकते हो, 22 से जब 200 को काटा तो कितना है 9.09। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, 500 इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन 100 इंटू CP। तो L की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ से, ऊपर इक्वेशन 1 देखो, ये इस इक्वेशन में L की जगह ये यहाँ पे 9.09 रखा, बाकी सेम है, ठीक है। तो क्या आया, SP की जगह हमने 500 लिखा, 500 इक्वल टू दिस इंटू CP, और यहाँ से CP इक्वल टू क्या आएगा, सब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CP इक्वल टू ये 100 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 500 इंटू 100, और ये नीचे चले जाएगा 100 माइनस 9.09, इसमें से घटाए तो 90.91 आया, ठीक है। इसको रफ में सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर विल बी 550 सो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आया 550। इतने का उसको, अब जो ये था कॉस्ट प्राइस उसका वो ये था, ठीक है।
550. Now next question, when -1 is multiplied by itself 100 times the product is, क्या आएगा? उसने कहा -1 अपने आप में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? -1 अपने आप में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट विल बी आंसर? एट में ये क्या कह रहा है? व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स, ये कह रहा है कि -1 इंटू -1, अगर 2 टाइम्स की बात करें तो -1 इंटू -1 आता, 3 टाइम्स की बात करें तो -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 टाइम्स आता तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, सिमिलरली ये कह रहा है कि इस तरीके से -1 को 100 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी दी आंसर? तो आंसर क्या होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, -1 का -1 में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है, यानी कि जब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर जब उसका -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तीसरी बार, जब चौथी बार करेंगे फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या समझ में आ रहा है? जब हम -1 और माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बार तो क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। जब 3 बार है -1 -1 -1 तो क्या आ रहा है? आंसर तो 1 में ही है लेकिन शुरू में माइनस लग जाएगा। ठीक है, जब 2 बार है तो -1 मल्टीप्लाई करके +1 आ रहा है आंसर। जब -1 इंटू -1 इंटू -1 3 टाइम्स कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? माइनस का 1। जब 4 टाइम कर रहे हैं -1 -1 -1 -1 तो क्या आ रहा है? माइनस माइनस प्लस, शुरू के 2 का, फिर तीसरे के साथ किया तो माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर चौथे के साथ माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब सिंपल है, इसको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको देखना है कि -1 की कितने बार मल्टीप्लाई हो रही है। अगर तो ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर विल बी -1 माइनस में, और अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर विल बी प्लस। यानी कि यस, अगर सम नंबर टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से जो डिवाइड हो रहा है तो 100 टाइम्स हो रहा है, यानी कि ये सम नंबर है। सम नंबर की बात कर रहा है कि तो यानी कि -1 कितनी बार मल्टीप्लाई होना है? 100 टाइम। 100 क्या है? सम संख्या है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर यहाँ 101 बार मल्टीप्लाई होता तो 101 क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर है, उस केस में आता माइनस। यानी कि अगर ये जो जितने टाइम की बात कर रहा है, अगर इसको चेक करना है आपने और कुछ नहीं। अगर ये सम संख्या है जैसे 100 है, अगर 80 भी होता, 100 बार, 80 बार, 50 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, ये सब सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, तो आंसर विल बी +1 यानी कि +1। ठीक है, इस केस में भी यहाँ +1 है क्योंकि 100 सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, तो आंसर विल बी 1 पॉजिटिव में। अगर ये 101 3 बार, 5 बार, 7 टाइम इस तरीके से होता है, यानी कि विषम संख्या होती है या ऑड नंबर्स होता है, देन आंसर विल बी, तो उस केस में -1 आता है। ठीक है, आपको होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 59, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 प्लस -1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो बॉड मास के अकॉर्डिंग कर लो या पहले प्लस कर लो फिर बाकी माइनस कर लो। ठीक है, और कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल रफ नोट को निकालो और सॉल्व करो। देखना है तो आप करते रहो साथ में, मैं भी कर ही रहा हूँ। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ कैसे है। देखो यहाँ पे हो रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको पहले को 2 को पॉजिटिव वाले को पहले ले लो, इन दोनों को पहले प्लस कर लो, उसमें से इतना 1.25 माइनस कर लो, फिर उसमें से फिर 3.80 माइनस कर लो। ठीक है, सो योर आंसर विल शुड बी 49/20। 49/20 से 2 से डिवाइड 20 से डिवाइड किया तो क्या है? 2 सही 9/20, 2 सही 9/20। तो आंसर ऑफ 59 का क्या आंसर आया? 2 सही 9/20। ए 2 एंड 9/20, 2 एंड 9/20 यानी कि 2 सही 9/20। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ये कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। ये दे रखी कंडीशन, एक आयताकार प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप का जिसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है ना, स्क्वायर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है जिसको स्क्वायर शेप में बनाया गया है। ठीक है, उसी प्लॉट में, और जिसकी साइड्स दे रखी है 8 मीटर। आपको पता है स्क्वायर का तो पता ही आपको, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि एक स्विमिंग पूल, नहाने का जो एक पूल बनाया है, ठीक है, उसमें पूल स्विमिंग पूल बनाया है जिसमें नहाते हैं। तो क्या हुआ,
वो है स्क्वायर शेप का है, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो एक साइड दी हुई है 8 मीटर। वो क्या करता है, दैट ऑक्यूपाइज, एक कंडीशन और दे रखी, 1/8 पार्ट ऑफ दैट प्लॉट। जितना वो प्लॉट था पूरा, उसका 1/8 अगर हम करेंगे उतने में वो स्विमिंग पूल आया है। अब बताओ उस प्लॉट की लंबाई क्या है। उस प्लॉट की हमें क्या निकालनी है, लंबाई। होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। उसने क्या कहा कि एक बड़ा सा आयताकार प्लॉट है, जैसे खेत समझ लो आप, एक आयताकार प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप, जिसकी उसने लंबाई और चौड़ाई पूरी ना देकर के कंडीशन दे रखी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, यानी कि जो लेंथ है दैट इज ट्वाइस किसकी, ब्रेथ के। नाउ ये दे दिया एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट। उस प्लॉट में एक स्क्वायर शेप का, यानी कि जिसके चारों भुजाएं बराबर है, एक ऐसा स्विमिंग पूल बनाना है बीच में। ठीक है, और उस स्विमिंग पूल का साइड दे रखी है 8 मीटर, यानी कि चारों तरफ से 8-8 मीटर का एक स्विमिंग पूल है, बना दिया उसमें। अब उसने एक कंडीशन और दी कि वो जो स्विमिंग पूल का जो एरिया है वो कितना है, 1/8 पार्ट ऑफ टोटल प्लॉट का। ठीक है, तो बताओ उस प्लॉट की लंबाई कितनी थी। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम मान ले, उसने कहा था कि लंबाई जो ब्रेथ है उसकी 2 गुनी है, तो पहले हम ब्रेथ मान लेंगे कि मान लो चौड़ाई उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की बी थी, ब्रेथ के हिसाब से बी थी, तो लेंथ कितनी होगी, जैसे उसने कहा था लेंथ उसकी 2 गुनी है, तो लेंथ विल बी 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, यानी कि 2 गुनी ब्रेथ की। ठीक है, नाउ अब इसने क्या कहा कि जो एरिया निकाले हम किसका, स्विमिंग पूल का। तो एरिया ऑफ स्विमिंग पूल ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल कितने एरिया में बना है, वो 1/8, 1/8 ऑफ टोटल रेक्टेंगुलर प्लॉट। टोटल रेक्टेंगुलर प्लॉट का 1/8 अगर निकालेंगे तो उतने में स्विमिंग पूल बना है। तो एरिया ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, सिंपली लेफ्ट साइड में हमने क्या रखा, जो चारों तरफ जिसकी भुजाएं बराबर थी स्विमिंग पूल था, उसका एरिया निकाला, वो इक्वल टू कर दिया 1/8 ऑफ पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया। तो कुछ नहीं, एरिया का खेल है यहाँ पे, एरिया निकालना आना चाहिए। एरिया आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, और स्क्वायर शेप में होगा तो साइड गुना साइड, क्योंकि वो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो यानी कि साइड स्क्वायर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई थी पुल की 8 है, 8 मीटर लंबाई 8 मीटर चौड़ा, चारों तरफ से 8-8 है, तो इसका एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 8 इंटू 8। ठीक है, तो ये 8-8 64 आ गया, बराबर 1/8 एज इट इज रखा, इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, ये रेक्टेंगुलर का एरिया आ गया, रेक्टेंगुलर शेप का। इसकी लंबाई एल कितनी थी, वो हमने ऊपर लिखी थी, चौड़ाई की, चौड़ाई बी है, लंबाई 2b है, तो दोनों की वैल्यू रखो, चौड़ाई की जगह बी रखा, लंबाई की जगह 2b रखा। तो ये क्या है, इसको और सॉल्व करो, 2 से ये 2 4 जा 8 इंटू बी, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 4 बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 4 इक्वल टू 256। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 56, 256 आया, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 256, वर्गमूल जिसको बोलते हैं। तो यानी कि वर्गमूल कैसे निकलता है या स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, कोई ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई उसी में करेंगे तो आंसर इतना आएगा। तो ऐसा आंसर आया 16। 16 इंटू 16 जब करेंगे, 16 गुना 16 तो 256 आएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू थी 256, तो बी की वैल्यू क्या होगा, 16, क्योंकि जब इधर से स्क्वायर हटाते तो उधर स्क्वायर रूट लग जाता है, यानी कि वर्गमूल, इधर से वर्ग हटाते तो उधर वर्गमूल लग जाता है। होप आपको क्लास में वर्गमूल और स्क्वायर निकालना आता होगा। अगर नहीं आता होगा, अगर किसी बच्चे को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों एटलीस्ट 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का, या 1 से लेकर के 20 तक की, 5वीं में हो आप तो 1 से लेकर के 15 तक तो कम से कम कर ही लो, 15 तक या 20 तक, 20 से ज्यादा तो नहीं आएगा, तो 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, और अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपोजिट आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, रूट निकालेंगे 2, 16 का 4, 16 का कितना है 4 4 जा, तो 4 आया आंसर, 25 का 5 आया स्क्वायर रूट। ऐसा आप 1 से लेकर के 20 तक एक टेबल बना लो और घर पे चिपका लो, ये आपको याद होना चाहिए। और एटलीस्ट 20 तक आपको वर्गमूल, 20 तक आपको घनमूल, 20 तक आपको टेबल, यानी कि 20 तक 20 तक टेबल एंड 20 तक आपको स्क्वायर, 20 तक आपको क्यूब, ये आना चाहिए। ठीक है, तब आप एग्जाम में बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे टक्कर ही जाएंगे जिसमें ये आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहां लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आया आपका, ब्रेथ कितनी आई 16 मीटर। अब उसने पूछी थी, ब्रेथ तो नहीं पूछी, उसने पूछी लेंथ, लेंथ क्या थी, लेंथ ब्रेथ की दुगनी थी, तो इसको दुगना कर दो, आंसर विल बी 32 मीटर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कितना आया, आंसर नंबर 16 का, 60 का आंसर इज
32। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने 10 क्वेश्चन और ऐड किए इसमें, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का हमने 2019 का प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश की, एंड इन दैट वी हैव कंप्लीटेड नाउ कंप्लीट 40 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज हमारा ये 2 सेक्शन इसके कंप्लीट हो गए हैं। होप जल्दी मिलेंगे, और बच्चों बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, चाहे जवाहर नवोदय का पेपर हो, चाहे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का, चाहे एकलव्य का, सबका प्रैक्टिस जो करते रहो। कोई सा भी पेपर हो, एक दूसरे के सब सिलेबस एक जैसा है। इसमें आपको जो टफ पोर्शन होता है वो मैथमेटिक्स ही पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान होती है। तो मैथ्स को मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी होता है, कैलकुलेशन भी होती है, गलत होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन सही होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी सही है अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, फॉर्मूला आपको याद है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत मांगता है मैथमेटिक्स। तो आप मैक्सिमम फोकस, आपको अगर एग्जाम निकालना है तो मैथ्स पे फोकस करें, क्योंकि मैथ्स अगर अच्छे से आ गई, बाकी तो रीजनिंग और लैंग्वेज सेक्शन तो इजी रहता है। ठीक है। सो होप यू लाइक इट। और फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स या जो भी स्टूडेंट है, आपका रिलेटिव है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट यू कैन इजीली गेट आवर जो भी नोटिफिकेशन है। जैसे मैं न्यू वीडियो डालूंगा, आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। सो प्रीवियस वीडियोस भी सॉल्व करने की कोशिश करना। आज जो पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, और पेपर बहुत जल्द होने वाले हैं, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, ये कहावत है कि जितना आप अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही उसकी आपकी पकड़ उसमें अच्छी होती जाएगी, तभी आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। सो नोटबुक बनाओ, उसमें फॉर्मूला लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ, तो उसको रिवाइज करते जाओ। जब आप नेक्स्ट पेपर देते हैं, तो अगर आप वैसा ही सिमिलर कोई क्वेश्चन आपका आया, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको दोबारा पीछे पलट के ना देखना पड़े। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।